गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 वस्त्र सामग्री। तो इस चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है वूल यानी ऊन। कुछ जंतुओं जैसे ऊंट, भेड़, बकरी के रोए से ऊन बनाई जाती है। विशेष प्रकार की कैंची की मदद से भेड़ों के रोए को उतारा जाता है। रोए उतारने के बाद इसे पैक करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इसे धोया, रंगा, धुना और धागे के रूप में काट लिया जाता है, यानी उसको बना लिया जाता है। अब ये ऊन बुनाई के लिए तैयार हो जाती है, जिससे कंबल, स्वेटर, जुराब जो भी चाहें आप बना सकते हैं। ऊन से बने वस्त्र सर्दी के मौसम में पहनना अच्छा होता है, क्योंकि हवा ऊष्मा का कुचालक है। ऊन में हवा को रोककर रखने के गुण होते हैं। फलस्वरूप ऊन शरीर को गर्माहट प्रदान करती है। ऊन सिर्फ वस्त्र निर्माण के लिए ही प्रयुक्त नहीं होती है, बल्कि कालीन, गद्दों के निर्माण में भी उपयोगी होती है। अब है रेयान। रेयान क्या होता है? अनेकों ऐसे रेशे जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मानव द्वारा उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यानी ऐसे बहुत सारे रेशे हैं जो नेचुरल तौर पे हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन इंसान उनको बना सकता है, जिन्हें हम बोलते हैं संश्लेषित करना। मानव निर्मित रेशों में एक रेयान भी है जो व्यापक तौर पर उपयोगी है। रेयान को बनाने के लिए वैज्ञानिक कपास या कभी कभी ऊन में उपस्थित सेलुलोज को एक विशेष रसायन में घोल लेते हैं और फिर इस घोल को पंप करके एक छिद्र से उसमें से प्रवाहित करते हैं। घोल के इस महीन प्रवाह को एक एसिड से भी नाद में ले जाते हैं, मतलब एक एसिड होता है उसमें भर देते हैं, उसमें डुबोते हैं, जहां शुद्ध सेलुलोज वापस प्राप्त होता है। रेयान के प्रयोग से बने कपड़ों का प्रयोग कृत्रिम रेशम के रूप में होता है। इसका वस्त्र निर्माण के अलावा अन्य प्रयोग भी है। कार के टायरों को बनाने में बड़े पैमानों पर इसका उपयोग होता है। तो बच्चों, यहाँ चित्र में रेयान के कुछ रील्स दी हुई हैं, आप इसे देख सकते हो। तो ये रेयान भी बहुत अच्छा एक मानव निर्मित रेशा है, इससे हम कपड़े वगैरह भी बना सकते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, जिन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। कई अन्य संश्लेषित रेशे सेलुलोज से बनाए जाते हैं। वे एसीटेट एवं ट्राई एसीटेट कहलाते हैं। उनमें शुद्ध सेलुलोज नहीं होता है, किंतु उनका यौगिक होता है, जिसे एक तरल में घोला जाता है और पंप करके एक महीन छिद्र से गर्म हवा के धारा में प्रवेश कराया जाता है। फिर यहाँ तरल पदार्थ सूखकर एक महीन तंतु के रूप में अब वो मिल जाता है, परिणत हो जाता है। कुछ रेशे पूर्णतः रसायनों से बनाए जाते हैं, हम उसे संश्लेषित तंतु कहते हैं, जो एकदम केवल रसायनों से ही बनाए जाते हैं। उनमें से अधिकांश पेट्रोलियम या तेल से प्राप्त रसायनों में से बनाए जाते हैं। नायलॉन का प्रमुख लोकप्रिय संश्लेषित तंतु है। तो नायलॉन भी एक बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला रेशा है, सिंथेटिक फाइबर है। ये सबसे पहले संश्लेषित तंतु है, यानी ये सबसे पहला है। यानी सबसे पहले किसे बनाया गया था? नायलॉन को। इसको बनाने के लिए नायलॉन चिप को पिघलाया जाता है और फिर छिद्र से पंप करके बाहर निकालते हैं। ज्यों ही बाहर निकलता है, ठंडे हवा के झोंके से ठोस रूप धारण कर लेता है। अन्य संश्लेषित तंतुओं में पॉलिस्टर एवं एक्रिलिक व्यापक हैं। पॉलिस्टर तंतु एक्रिलिक तंतुओं से गर्म व शुष्क कताई द्वारा बनते हैं। संश्लेषित तंतु रेयान एवं प्राकृतिक तंतुओं से अधिक मजबूत होते हैं, जल को अवशोषित नहीं करते हैं, इसीलिए उसे धोने में आसानी होती है तथा वह जल्दी सूख जाता है। इसे प्रेस की बहुत कम या नहीं के बराबर आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले ही कर लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कपास के रेशे से सूती वस्त्र बनाने के विभिन्न चरण क्या है। तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, कपास की एक बार कटाई की जाती है, इसे लेकर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ से लिखना है, रेशे साफ हो जाते हैं, इसे लेकर स्पाइनिंग कहलाती है। 5वां प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है और क्यों।
इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है कपास की फसल अच्छी नमी धारण वाली से लेके मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें गर्मियों में सूती वस्त्र और सर्दियों में संश्लेषित या रेशमी वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है ऊन से बने वस्त्र से लेके प्रदान करती है तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, जूट की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है जूट से लेकर और बहुत अच्छा आता है। 8वां प्रश्न है, जूट, इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे जूट पश्चिम बंगाल से लेके, 1 मिनट बच्चों, यहाँ से लिखेंगे इसका प्रयोग से लेके यहाँ तक करना है, उसके बाद में एक लाइन ये भी लिखनी है। ओके। प्रश्न 9 देखिए, नारियल का रेशा नारियल के किस भाग से प्राप्त होता है? तो 9 का आंसर लिखोगे नारियल का रेशा नारियल के फल के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है। लास्ट है 10, ऊनी वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो 6 का आंसर हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप जब आएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, उसके बाद में मैंने आपको ये तो बता ही दिए थे रिक्त स्थानों की पूर्ति। सही गलत में आपको पहले में असत्य, फिर असत्य, फिर असत्य, 4th भी असत्य है, 5th में सत्य और 6 भी सत्य लिखना है। और इसी तरह से आपको यहाँ से असत्य कथनों को सही करके लिखना है। तो क्या लिखोगे? प्राकृतिक रेशे संश्लेषित या कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं, तो नहीं, प्राकृतिक रेशे कृत्रिम रेशे नहीं कहलाते, इस तरह से लिखोगे। फिर 2nd में सत्य लिखना है। 3rd में आपको लिखना है मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है। पूरी लाइन लिखने के बाद में बस यहाँ पर जूट की जगह कपास लिखना है। 4th में संश्लेषित लिखना है प्राकृतिक की जगह, और 5th में जर्मनी की जगह ऑस्ट्रेलिया लिखना है, और 6 में सत्य लिखना है। ओके बच्चों, और अब है अंतर स्पष्ट करना। उच्च कोटि के रेशम और जंगली रेशम में अंतर बताना है। तो गा का पहला आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद जंगली रेशम में यहाँ से यहाँ तक। प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे में अंतर पहले भी बताया है, तो आप वहीं से लिख लेना। पादप रेशे और जंतु रेशे, तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो ये आप कर लेना। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।